आज हम बात करने यौन संचित रोग के बारे में यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में। यानी सेक्स यानी सॉरी लैंगिक जनन करते वक्त वो बीमारियां जिनके फैलने की खतरा रहती है, उन सब के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में आपको बताया हमने क्या डिस्कस किया था, एमटीपी के मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के बारे में, यानी सगर्भता का चिकित्सीय समापन। यानी आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो, बच्चे का जन्म नहीं चाहते हो, तो उसे डॉक्टर द्वारा कैसे उसे अबॉर्ट कराया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में पिछले लेक्चर में हमने बात किया था। इस लेक्चर में हम मेन फोकस करेंगे लैंगिक जनन के दौरान जो होने वाली बीमारियां हैं। ठीक, तो हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं यौन संचरित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इससे शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीएस कहते हैं। आपको सिंपली एसटीडी ही मिलेगा। ठीक, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज का मतलब है कि आप लैंगिक जनन जब कर रहे हैं उससे आप में क्या बीमारियां हो सकती हैं। सेक्सुअल करते समय लैंगिक जनन करते समय किन किन बीमारियों का संचरण हो सकता है, कौन सी बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर पहुंच सकती हैं ड्यूरिंग क्वाइटस या लैंगिक जनन के दौरान। एसटीडी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रायः एसटीडी को वीडी भी कहते हैं। वीडी यानी वेनरल डिसीज, वेनरल डिसीज, वेनरल डिसीज यानी रतिज रोग, रतिज रोग। इसे प्रायः वेनरल डिसीज या इसे हम आरटीआई भी कहते हैं। आरटीआई यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी जो आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक होता है, जनन मार्ग संक्रमण। ठीक है, यानी जो आपका जनन मार्ग है वो चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, जनन मार्ग से जो बीमारियां हो सकती हैं, जो संक्रमण होने का चांसेस है, उन सबको हम इस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी एसटीडी के अंतर पढ़ने जा रहे हैं। ये रोग आपके यौन थ्रू, मैथुन के थ्रू नहीं, जो आपकी सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल प्रोडक्शन में लैंगिक जनन के दौरान जो भी आपके ओपनिंग है उनके थ्रू ये सारी बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपके एसटीडी के अंतर्गत आते हैं। उन सभी एसटीडी से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से होने वाली बीमारियों के बारे में बात करते हैं। ये प्रायः जो आपकी बुक में दी गई हैं बैक्टीरिया से, जीवाणु से, आपके परजीवी से, साथ में विषाणु से होने वाली बीमारियां दी गई हैं। तीन के ही बारे में बात किया गया है। तो पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से फैलने वाले जो भी जीवाणु उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपका पहला आता है उपदंश या सिफिलिस। देखो, इसमें मेनली आपको बीमारी का नाम, ठीक है, ये बीमारी का नाम है, किसकी वजह से होता है, ये दो चीज आपको जरूर पता होना चाहिए, किसकी वजह से होता है और कौन सी बीमारी है। ये दोनों चीज अगर आपको याद रहेगी तो एग्जाम में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम ये चीजें आपको जरूर ही याद होनी चाहिए। तो जो सिफिलिस होता है ये आपका ट्रिपोनीमा पैलेडियम नामक बैक्टीरिया या जीवाणु से होता है। ध्यान रखना, बीमारी का नाम सिफिलिस, जीवाणु से होने वाले बैक्टीरिया का नाम ट्रिपोनीमा पैलेडियम। ये प्रायः क्या करता है, जननांगों में घाव उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ और सारे इसके लक्षण हैं, जो आपके लक्षण हैं, इसके साथ साथ जो लक्षण आपके हैं, ये क्या करते हैं कि ग्रसनी आपकी जो होती है, मलाशय होता है, ओठों की श्लेष्मकाएं जो होती हैं, इसमें संक्रमण कर देते हैं। फिलहाल आपका जो संक्रमण होता है ये जल्द ही ठीक हो जाता है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, आपकी कुछ सप्ताह बाद धीरे धीरे जो लसिका गांठें होती हैं उनमें सूजन होने लगता है, चेचक निकलने लगता है, दरारें या पित्तिकाएं पड़ने लगती हैं इस बॉडी में, शरीर में। कुछ सप्ताह के बाद भयंकर आपकी बहुत ज़्यादा ये आपका बीमारी आगे बढ़ने लगता है, तो रुधिर स्राव, अंगघात, अंगों में घात, जैसे जननांगों में घात, पागलपन सा छा जाता है। यहाँ पर तंत्रों के अंगों में लसदार
पदार्थ में से भरी गिरटियाँ बनने लगती हैं, यानी जो आपकी तंत्रिका तंत्र है उसको भी ये डिस्टर्ब करने लगते हैं। यहाँ तक अगर आपकी गर्भवती महिला है, गर्भवती स्त्री है, तो उसका जो भ्रूण होता है उसके लिए अत्यधिक घातक है। यानी अगर कोई प्रेग्नेंसी मदर है, यानी उसकी माँ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसके लिए तो ये और अत्यधिक घातक है, उसके भ्रूण के लिए। अब कहते हैं इसके बचाव के लिए आप पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का यूज कर सकते हैं। ठीक, इन दवाओं का यूज करिए, आप इससे बच सकते हैं। सेकंड आपका सुजाक गोनेरिया। ठीक है, ये आपकी बीमारी है और जो कारक जो आपको बीमारी करा रहा है उसका नाम है नाइशीरिया गोनेरिया। नेस्टीरिया गोनेरिया क्या करता है, आपको गोनेरिया नामक बीमारी पैदा करता है। इसका मेन जो लक्षण होता है मूत्र के त्याग में जलन होना। मूत्र का जब विसर्जन करेंगे उसमें आपको जलन सा महसूस होगा। ये कहते हैं यही सही समय पर अगर उपचार न दिया गया तो रोग आपका बढ़ने लगता है। रोग बढ़ के आपकी जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं, एपिडिडाइमस होती हैं, वहाँ पर ये पहुँचकर बीमारी कराने लगते हैं। जो आपकी बीमारी है ये आपकी एसटीडी पर है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। आप पढ़ ही रहे हो सेक्सुअल लैंगिक जनन से, यानी आप जब प्रजनन कर रहे होंगे उस समय इन बीमारियों का फैलने का खतरा रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लेमाइडियसिस। ठीक है, क्लेमाइडियसिस आपकी बीमारी का नाम है और इसको जो कराने वाला है वो बैक्टीरिया का नाम है क्लेमाइडिया ट्राइकोमोटिस। क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस क्या करता है, इसके जो लक्षण होते हैं मूत्र त्याग जनांगों से अन्य पदार्थ को स्राव में जलन होना। यानी आप जब मूत्र का त्याग कर रहे होंगे तो आपको जलन सा महसूस होगा। इसके साथ साथ जब आपकी जननांगों से स्पर्म रिलीज होगा या फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जब ब्लीडिंग होगी या ढेर सारी चीज़ें, अगर इसका मेन मकसद है जब भी जननांगों से आपका कोई भी पदार्थ स्रावित होगा उस समय आपको जलन सा महसूस होगा। इसके संक्रमण से जो आपके मेल में होते हैं उनमें मूत्र मार्ग शोथ या अधविसर्ज शोथ जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है, यानी वायरस का भी अटैक हो सकता है। फीमेल कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा शोथ हो सकता है, यानी फीमेल में गर्भाशय में वायरस का भी अटैक हो सकता है, या मेल में मूत्र मार्ग तथा अधिविषण में आपकी बीमारियां काज हो सकती हैं, वायरस का भी अटैक होता है। अभी तो इसमें बैक्टीरिया ही काज की थी, क्लेमाइडिया ट्राइकोमोटिस बीमारी ही अभी आपको काज की थी, इससे आपके वायरस के भी बढ़ने का खतरा रहता है। इस बीमारी के उपचार के लिए आप टेट्रासाइक्लिन डीऑक्सिक्लिन दवाओं का यूज कर सकते हैं। अब कहते हैं आपने अभी तक जीवाणु से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ा, अब आप प्रोटोजोआन परजीवी से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमने किसके बारे में, जीवाणु से होने वाले में। तो आपका पहले है ट्राइकोमोनास्टा या ट्राइकोमोनासिस। ठीक है, ट्राइकोमोनासिस आपका प्रोटोजोआ है या परजीवी है जो आपको ट्राइकोमोनासा वेजाइनेलिस नामक बीमारी करती है या ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस नामक बीमारी का कारण करती है। इसकी वजह से कहता है योनि स्राव में दुर्गंध आती है, यानी जो फीमेल में योनि का स्राव होता है उसमें आपका दुर्गंध आता है। इसके साथ साथ जो आपका वल्वा होती है, ठीक है, इसमें जलन या खुजली होने लगती है। पुरुषों में कहता है कि पुरुषों के मूत्र मार्गों में सूजन आ जाता है, पुरुषों के जो मूत्र मार्ग होते हैं उसमें सूजन सा आने लगता है और इसके उपचार के लिए आप एंटीबायोटिक्स का लीजिए। एंटी माने अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब आपकी जो बीमारी का इलाज कर रही हैं उनके अगेंस्ट। ऐसा ना सोचो, एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, जीवन के अगेंस्ट। ये हमारे जीवन के अगेंस्ट नहीं होती है, ये उन जीवों के अगेंस्ट होती है जो हमें बीमारी करा रहे हैं। वैसे एंटीबायोटिक्स के लिए एंटीबायोटिक्स के बारे में आप आगे भी डिटेल में पढ़ोगे आगे के चैप्टरों में। अब हम आगे बात करते हैं आपके वायरस से होने वाले संक्रमण। प्रोटोजोआ परजीवी से हमको एक ही पढ़ना था, ट्राइकोमोनासिस। इसमें आपका जो पहला है जेनाइटल हर्पीज। जेनाइटल हर्पीज में आपका जो बीमारी का जेनाइटल हर्पीज बीमारी का नाम है। ये बीमारी आपका हर्प सिम्प्लेक्स वायरस, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस दो होते हैं एससीवी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एससीवी कहते हैं। ध्यान रखना जितने भी शॉर्ट फॉर्म है उन्हें आपको याद होना चाहिए, उन चीज़ों को आप जरूर याद रखें क्योंकि इनमें क्या करते हैं ये शॉर्ट फॉर्म ही आपको दे देंगे।
जैसे आपने देखा एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज, आपको लिख देंगे एसटीडी, एसटीडी में होने वाली बीमारियां, तो ये नहीं लिखेंगे आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, पूरी फॉर्म लिखेंगे नहीं। इसमें आपको बताया एसटीडी को हम आरटीआई भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो आरटीआई लिख देंगे। वीडी लिख देंगे, विंडर डिसीज, इसी को तो विंडर डिसीज भी कहते हैं। तो ध्यान रखना जितने भी शॉर्ट फॉर्म है उनको आपको याद होना चाहिए। तो हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड। अब पहले हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस सेकंड के बारे में पढ़ते हैं। यह कहता है जनांगों में सूजन करता है, पीड़ा, घाव, योनि व मूत्र मार्ग से पानी निकलता है। यानी जितने भी जनांग होंगे आपके इसमें सूजन होगा, उसके बाद पीड़ा भी होगा, यहाँ तक घाव भी होने के चांसेज हैं। लेकिन जो आपका यौन होता है या मूत्र मार्ग, उससे पानी पानी भी निकलने लगता है। जेनेटल हर्बीज आगे बात करते हैं। आपका जो एचसीवी फर्स्ट होगा, यानी हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस फर्स्ट, वो क्या करता है, इसके संक्रमण से चेहरे व मुंह में घाव बनने लगते हैं, यानी आपके फेस में, आपके माउथ में घाव बनने लगता है। इसके उपचार के लिए आप एसाइक्लोविर दवा का यूज कर सकते हैं। आपका सेकेंड जो विषाणुओं से होने वाली बीमारियों में है वो है जेनेटल वर्ड्स। पहला क्या था, जेनेटल हर्ब्स, दूसरा हर्पीज बोले हर्ब्स, जेनेटल हर्बीज और जेनेटल वॉर्ड्स। जेनेटल वॉर्ड्स आपका दूसरा है, इसे हम कहते हैं जनन अंगों पर मत से निकलना। क्या करता है, इसके कारक है हर्ब्स, एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, मानव पैपिलोमा विषाणु। एचपीवी क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस आपको के जनन अंगों पर मस्से का फॉर्मेशन कर देता है। यानी जैसे स्तनों की बात करें, यौन या ग्रीवा, यौन यानी वैजाइना और सर्विक्स में मस्से निकलने लगते हैं। ये मस्से निकलने के बाद ये बाद में कैंसर का भी रूप ले लेते हैं। यानी ये तो बीमारी बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अगर ये कैंसर का रूप ले लेंगे तो आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा बहुत ज़्यादा। और इसके उपचार के लिए आप लेजर सर्जरी का यूज किया जाता है। लेजर सर्जरी एक टाइप का क्या होता है, इसमें जब सर्जरी करने जाते हैं लेजर्स का यूज करके उन सेल्स को जो आपकी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अल्फा इंटरफ्रॉन्स का भी यूज किया जाता है। अब कहते हैं कि जो आपके नेक्स्ट है वायरस से होने वाली बीमारी, वो है आपकी उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हमको लगता है ये इस एड्स के बारे में सभी ने सुना होगा। देखो, एक्वायर मतलब प्राप्त होना, इम्यूनो मतलब प्रतीक्षा, डिफिशियंसी मतलब कमजोर करना, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम। ऐसे सिम्टम्स आपके ढेर सारे सिम्टम्स आप में दिखाई देंगे, आपको प्राप्त हो जाएंगे आपकी जब प्रतिरक्षा प्रणाली आपके वीक हो जाएगी। जो आपकी वेट्स होती है, ये एड्स कराने वाला जो वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, आपका मेजर काम यही करता है। ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या करता है, ये मेनली हमारे हेल्पर टी सेल्स पे अटैक करता है। इसे पता है कि जो हमारी हेल्पर टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स से आपकी जो बाहर से आने वाली बैक्टीरिया वायरस इनके खिलाफ एंटीबायोटिक बनवाती है। यानी इसमें आप आगे के चैप्टरों में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा है। आपकी दो प्रकार की सेल्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट आपकी एंटीबायोटिक बनाती है, यानी बाहर से जो आ रहे हैं अनवांटेड जो भी हमें नुकसान पहुंचाने वाले कारक हैं उनको ये मारती है। बी लिम्फोसाइट आपका एंटीबायोटिक बनाकर उन्हें मारने का काम करती है। टी लिम्फोसाइट इन्हें बताती है कि हाँ कोई बाहर से आ गया, तुरंत एंटीबायोटिक ये बनाओ, उनको मारना है। ठीक है, ये क्या करती हैं, इन्होंने जुगाड़ लगाया पहले टी लिम्फोसाइट को मार देंगे, तो हमें तो बी लिम्फोसाइट कोई बताने वाला ही नहीं होगा कि कौन सा हमें एंटीबायोटिक बनाना है। तो ये हेल्पर टी सेल्स इसके साथ साथ मैक्रोफेजेस को भी ये मारते हैं, जो आप अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अध्याय 8 में उसमें हम देखेंगे। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि हेल्पर टी और साथ साथ मैक्रोफेजेस को भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं। इसके साथ साथ जब ये हेल्पर टी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली वीक हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगी। जब वीक हो जाएंगी इसके बाद आप में ढेर सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। यही नहीं, जो बीमारी आपको उस समय हो जाएगी वो बीमारी आपकी खत्म नहीं होगी। यानी जब एड्स का कोई मरीज होता है उसे ढेर सारी बीमारियां हो जाती हैं, इसीलिए इसका नाम है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी ढेर सारी बीमारियों का ग्रुप।
आप बता रहे हैं ना, अगले लेक्चर में हम जब आपका चैप्टर 8 आएगा तो उसमें बहुत डिटेल से बात करेंगे। अभी आपको थोड़ा इसमें हम बता दे रहे हैं। तो कहते हैं जब आपको आपकी जब प्रतिरक्षा प्रणाली वीक हो गई तो आपको निमोनिया, ब्लड कैंसर एंड स्किन कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। यहाँ तक आपको उस समय अगर कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम, जो कि 3 से 7 दिन ऑटोमेटिक सही हो जाता है। जुकाम के लिए कोई एंटीबायोटिक बनी, कोई दवा है ही नहीं, वायरस होता है। तो इसमें कहते हैं कि जो जुकाम होता है 3 से 7 दिन खुद ही सही हो जाएगा, आप कुछ ना करें तो भी। लेकिन अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली खत्म हो जाएगी उस समय, जब आपको एड्स की बीमारी होगी, उस समय आपको कॉमन कोल्ड भी बीमारी आपकी खत्म नहीं हो पाएगी। तो निमोनिया और स्किन कैंसर की बात तो छोड़ो, जब आपका कॉमन कोल्ड जैसी छोटी बीमारी आपसे नहीं हट पा रही, मतलब आपकी बॉडी पर अटैक कर दे रही है, तो स्किन कैंसर कैंसर की बात ही छोड़ो, कैंसर तो बहुत ही घातक बीमारी है। यहाँ तक इंडिया में कैंसर आपकी बीमारी का कोई भी दवा भी अभी तक नहीं बना है ठीक से। हाँ, अमेरिका ने इसका दवा बना ले रखा है, लेकिन इंडिया में इसकी दवा नहीं है। उपचार की बात करें, सावधानी रखें, निरोध का यूज करें। उपचार इसके लिए है ही नहीं, इसकी कोई मेडिसिन है ही नहीं एड्स का भी। इसके बचाव के लिए सबसे अच्छा आप सावधानी रखें और निरोध का यूज करें। उसके बाद करते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस के लिए आपका जिम्मेदार ही है हेपेटाइटिस वायरस या फिर शोथ। इसका मेजर काम क्या करता है, या रोगी में फ्लू, मितली या भूख न लगना ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और कहते हैं बीमारी होने के अब कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं उसके बारे में बताते हैं कि यकृत कोशिका को नुकसान पहुँचाता है। ये मेनली क्या करता है, हेपेटाइटिस जो आपकी लीवर सेल्स हैं, यकृत कोशिका, उनको नुकसान पहुँचाता है। यदि पैदा यकृत अधिक संक्रमित हुई, यकृत कोशिका को नुकसान पहुँचाया, अगर लगातार बीमारी बनी रही, अधिक समय तक बीमारी बनी रही, तो यह पीलिया यानी जॉन्डिस, जॉन्डिस को पीत ज्वार भी कहते हैं। पीत ज्वार, आपकी जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो जाएंगी। लगातार हेपेटाइटिस, ठीक है। हेपेटाइटिस क्या करता है, आपकी यकृत पर नुकसान हो जाता है। अगर यकृत पर लगातार ये बना रहा, अगर आपने इसका इलाज नहीं कराया, तो ये आपका जॉन्डिस भी करा देगा। अब हेपेटाइटिस में आपको हेपेटाइटिस ए पढ़ना होगा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। यानी हेपेटाइटिस इस ए का फैलने का मेन सोर्स है मलमूत्र से फैलता है। अच्छा ये बताओ, अगर ये मलमूत्र से फैलेगा, यानी आपने जैसे ही एक्सक्रीशन किया, मल का त्याग किया, ठीक है, तो अगर ये बीमारी क्या होती है, इससे निकलेंगी। आपके खेतों में फल फूल, ये जो जो भी चीजें हैं, ये इन पर अटैक करेंगी, क्योंकि ये आप इसे खाओगे, तो जब आप खाओगे तो उसी के थ्रू आपके इनसाइड चली जाएंगी। तो इसके लिए उपचार क्या है, आप फल फूल जो भी हैं भोजन करें तो सफाई रखें, ये सबसे बेटर तरीका है इससे बचने के लिए। हेपेटाइटिस बी ये सेम एड्स की तरह फैलता है। एड्स कैसे फैलता है, मैंने बताया था, लिक्विड का चेंज होना। लिक्विड का चेंज आपका ब्लड के थ्रू हो सकता है, स्पर्म के थ्रू हो सकता है, यानी ड्यूरिंग द यौन संबंध में, और इसके साथ साथ आपकी जो सलाइवास होती हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी हो सकता है। मैंने कहा ना, एड्स और हेपेटाइटिस बी का फैलने का तरीका सेम है। मैंने लास्ट में एक चीज लिखा है, देखो, लिक्विड से, यानी अगर लिक्विड का चेंज हुआ बॉडी से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लिक्विड का चेंज हुआ, तो आपका एड्स बीमारी या हेपेटाइटिस बी होने की संभावना ज़्यादा है। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, हीरोइन, स्मैक, इन सब का यूज करते हैं, मादक पदार्थों का, ठीक है। ये मादक पदार्थों का यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, एक ही सिरिंज लिए, उसी से अपने वेन्स में इंजेक्ट करा दिए, और दूसरे दोस्त ने वही इंजेक्शन लेकर अपने वेन्स में इंजेक्ट करा दिए, तो लिक्विड का चेंज हुआ कि अगर उसमें किसी एक को एड्स या हेपेटाइटिस बी होगा तो दूसरे को भी हो जाएगा। तो इन सबसे चीज़ें से बचें, ठीक है। तो कोशिश करें, इसके लिए आपकी सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छे का क्या है, इन सब चीज़ों से बचें, लिक्विड का चेंज कहीं से भी ना होने दें। और हेपेटाइटिस सी की बात करते हैं, इसकी वजह से यकृत सिरोसिस होती है, यकृत में बीमारी काज करते हैं, लिवर सिरोसिस, और कभी भी कैंसर होने का भी खतरा रहता है, कैंसर भी हो सकता है। कहते हैं सबसे बड़ी बात ये है आपकी, एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्ट्स, 3 याद रखना।
इनका कोई इलाज नहीं है, यानी इन सबसे आप दूर रहें तो ही अच्छा है। इनका कोई इलाज नहीं है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, नीट में पूछा गया क्वेश्चन और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन की ध्यान रखना। एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स, जननिक परिस्पर, ठीक है। जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स नहीं, ध्यान रखना, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल वार्ड्स नहीं होता। जेनाइटल वार्ड्स की दवाइयां हैं, लेकिन जेनाइटल हर्प्स, हेपेटाइटिस बी, एड्स, इनकी कोई दवाई नहीं है। अब जितने भी चीजें आपने पढ़ी उसमें आप हेपेटाइटिस ए छोड़ दीजिए, ठीक, जितनी बीमारियां हैं, यानी हेपेटाइटिस ए को छोड़कर आपकी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसके साथ साथ जितनी बीमारियां आपने पढ़ी, चाहे सिफिलिस हो, चाहे आपकी गोनेरिया हो, क्लेमाइडियासिस हो, ट्राइकोमोनासिस हो, जेनाइटल हर्प्स हो, जेनाइटल वार्ड्स हो, एड्स हो, सबको, यानी एक्सेप्ट एक हेपेटाइटिस ए को छोड़कर जितनी भी बीमारियां आपने पढ़ी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सब रुधिर के थ्रू और ड्यूरिंग द मैथुन की जगह, मैथुन की आप होगी उसमें लिक्विड का चेंज होगा, वहां पर ये बीमारी होने की संभावना है। यानी लैंगिक जनन के से इन बीमारियों को फैलने का खतरा बहुत ज्यादा है। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया, हेपेटाइटिस ए को छोड़कर जितनी बीमारियां हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, सबका रुधिर के थ्रू, क्योंकि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, ब्लड आजकल क्या क्या है, ब्लड को स्टोर किया जाता है, उसके बाद वही ब्लड दूसरे व्यक्ति में इंजेक्ट कराया जाता है, लगाया जाता है, तो उनसे बचें। और साथ साथ यानी जब आप ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा रहे हो तो उसमें प्रॉपर चेकअप होना चाहिए। अब गवर्नमेंट यही करती है, जब किसी का ब्लड लेती है उसे प्रॉपर चेक करके ही उसे ब्लड बैंक में रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है, इनमें अगर लिक्विड का चेंज हुआ तो बीमारियां होंगी। हेपेटाइटिस सी को छोड़कर वो सिर्फ मलमूत्र से फैलता है, ठीक है। मलमूत्र से वायरस आपका निकला, वो जाके जब फल फूल बैठेगा, फल फूल से आप उसे इंजेक्ट करोगे, खाओगे उस आपकी बॉडी के अंदर। अब कहते हैं कि इन सबसे बचा कैसे जाए, ठीक है। देखो, इनकी कोई दवा तो है नहीं, दवा किनकी नहीं, सिर्फ 3 की नहीं है, बाकी सबकी है, सबसे बचा जा सकता है। इनके लिए सबसे अच्छा यह है, यौन संचित रोग के प्राइमरी लक्षण, और कुछ कहते हैं यौन संचित रोग जो आपका ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, लैंगिक जनन में जो संक्रमित रोग हैं, उनके प्रारंभिक लक्षण जननांगों में खुजली, तरल द्रव का स्राव होना, द्रव का सिक्रीट होना थ्रू आपके मूत्र मार्ग, हल्का हल्का दर्द होना, सूजन होना, ये सारे जो आपके लक्षण हैं दिख रहे हैं, ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं आप इन बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेल में, ज़्यादातर मेल में इसके जो लक्षण हैं आपको दिख जाते हैं, लेकिन फीमेल में ये लक्षण आपके मेल में कह सकते हो आप, फीमेल कहा जाता है, फीमेल में ये सारे रोगों का लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देता। यानी जब ये बीमारी महिलाओं में काफ़ी बढ़ चुका होता है, तब जाके इन लक्षणों को डॉक्टर्स को पता लगता है या उन महिलाओं को पता लगता है। तो इसके लिए कहते हैं, इसके लिए यानी जब ये काफ़ी रोग बढ़ चुका होगा तब महिलाओं को पता लग जाता है, तब तक इसमें श्रोणि शोथक शोथक रोग यानी पीड, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, साथ में गर्भपात होने लगता है, मातृ शिशुजन यानी जो मृत शिशुजन, जो हमें बच्चा होगा पेट में, यानी कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है उसमें जो बच्चा होता है वो डेड मरा हुआ पैदा हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी जब आपका भ्रूण आपकी इंडोमेट्रियम वाल से जाकर यूट्रस के इंडोमेट्रियम वाल में प्रत्यारोपण होती है, तो वो यूट्रस के अलावा कहीं और प्रत्यारोपित हो जाए, उसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अस्थानिक सगर्भता और जनन मार्ग में कैंसर भी हो सकता है, स्त्रियों में कहता है, क्योंकि उनमें इनिशियल पता नहीं चला कौन सी बीमारी है, तो उससे ये सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसलिए इन बीमारियों का पहले पता लग जाना तो वो बेटर है, उसमें आपका इलाज हो सकता है। अब फाइनली बात करते हैं संक्रमण से पूरी मुक्त रखने के लिए ध्यान। संक्रमण से पूरी तरह कैसे मुक्त रहें, पूरी तरह मुक्त रहने के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। हम इन बातों से बच सकते हैं, जैसे किसी अनजान व्यक्ति जिसे आप न जानते हो या एक से अधिक व्यक्ति से यौन संबंध न रखें,
मैथ्यून के समय सदैव निरोध का यूज करें। किसी भी तरह की ये शंका हो और कैसे भी आपको शंका हो, तुरंत डॉक्टर से आपके संपर्क करें और उनसे जांच करवाएं। अन्यथा ऐसा हो आप थोड़ी देर कर गए और बीमारी वो हाई मतलब काफ़ी देर तक फैल चुका होगा, उसके बाद आपको ढेर सारी बीमारियां और होने के खतरा है और आपके बचने के चांसेस बहुत कम है। ये टोटल आपकी थी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचित रोग, इनके बारे में हमने बात की और यहाँ पर आपका ये यौन संचित रोग खत्म होता हुआ नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी। ये जो नोट्स थे मैं तुमको कई बार बता चुका हूँ, इस बार भी इस लेक्चर में आपको बता भी दे रहा हूँ, क्योंकि जो ये नोट्स हैं मैं उसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस वहीं से होते हैं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।